हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर रेसिडेंटल स्टेटस की। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है रेसिडेंटल स्टेटस। सीए इंटर या सीएस इंटर लेवल पे तो ये काम का ही है, लेकिन फाइनल लेवल पे भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस बनाता है। फाइनल में आपको आगे जाके DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इस तरह के टॉपिक पढ़ने हैं और उनमें ये चैप्टर काफी काम आता है। तो आइए देखते हैं आपका रेसिडेंटल स्टेटस। दोस्तों, ये चैप्टर दो सेक्शन में बटी हुई है मेनली। एक है सेक्शन 5 और एक है सेक्शन 6। वैसे और भी सेक्शन 7, 8, 9 भी इसी में कवर करेंगे, लेकिन सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इन दो का वेटेज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ द इनकम की और सेक्शन 6 है रेसिडेंटल स्टेटस की। सेक्शन 5 ये बताती है कि किस किस पर्सन की कौन कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, जबकि सेक्शन 6 वो व्यक्ति किस स्टेटस करता है, यानी वो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। वैसे सभी को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी और तीसरा नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल और एचयूएफ के 3 टुकड़े होंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और तीसरा नॉन रेसिडेंट। जबकि फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, जो कवर करता है सेक्शन 6। सेक्शन 5 किसकी कौन कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, यानी कि स्कोप ऑफ द इनकम पे चर्चा करती है। वैसे तो आपको सेक्शन 231 जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी पर्सन के रिगार्डिंग, जिनमें पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने कहा था एन इंडिविजुअल, अ एचयूएफ, अ कंपनी, अ फर्म, एन एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, a local authority or any artificial judicial person which is not covered in above 6। ये 7 व्यक्ति थे पर्सन की डेफिनेशन में। अब इन सातों को ही अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और एनआर। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 3 कैटेगरी है और बाकी बच्चों के लिए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, जो सेक्शन 6 में दिया है। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ द इनकम, किसकी कौन कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। अगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ में रेसिडेंट और ऑर्डिनरी और बाकियों में रेसिडेंट हो, तो उनके लिए कहा गया है कि उनकी सारी इनकम, ऑल इनकम, वेदर ड्यू इन इंडिया और नॉट, वेदर रिसीव इन इंडिया और नॉट, भले वो इनकम इंडिया में ड्यू हो या नहीं हो, इंडिया में रिसीव हो या नहीं हो, टैक्सेबल इन इंडिया, वो इंडिया में उनको टैक्स देना है। अगर आप रेसिडेंट हो और वो भी ऑर्डिनरी हो तो आपको सारी इनकम पे टैक्स देना है। वो इनकम होनी चाहिए, दैट मींस वो इनकम की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो इंडिया में टैक्सेबल है। ये मैंने बात की रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी की। आप रेसिडेंट हो बट नॉट एन ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, तो उनके लिए भी कहा गया है कि उनकी भी सारी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, एक्सेप्ट 2 इनकम बात की गई है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ इट इज ड्यू, रिसीव और मैनेजमेंट कंट्रोल। 3 वर्ड बोल रहा हूं, ड्यू, रिसीव और मैनेजमेंट कंट्रोल, तीनों 3 अगर इंडिया के बाहर है, ड्यू, रिसीव और मैनेजमेंट कंट्रोल, बिजनेस एंड प्रोफेशन के तीनों 3 अगर इंडिया के बाहर है तो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर 3 में से कोई एक भी इंडिया में हो गया तो टैक्सेबल, और दूसरी कोई भी इनकम ड्यू और रिसीव दोनों अगर बाहर है तो माफ है, एक भी इंडिया में है तो टैक्सेबल है। तीसरा नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल एचयूएफ में हो या कोई भी हो, सबके नॉन रेसिडेंट, उनकी भी सारी इनकम टैक्सेबल इंडिया में है, एक्सेप्ट जो इनकम ड्यू और रिसीव दोनों ही इंडिया के बाहर हुई है। ड्यू भी इंडिया के बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, उन इनकम को निकाल दो, बाकी सारी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। सेक्शन 5 को एकदम शॉर्ट में बताता हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए रेसिडेंट और ऑर्डिनरी, बाकी लोगों के लिए रेसिडेंट हो तो उनकी सारी इनकम टैक्सेबल इंडिया में है, ड्यू कहीं भी हो, रिसीव कहीं भी हो। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए
उनके लिए सारी इनकम टैक्सेबल इंडिया में है। ड्यू, रिसीव, मैनेजमेंट, कंट्रोल, बिजनेस प्रोफेशन के लिए तीन बाहर है, अदर के लिए ड्यू और रिसीव। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी सारी इनकम टैक्सेबल इंडिया में है, ड्यू और रिसीव दोनों बाहर है। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों आपको, मैं इंडियन हूं, रेसिडेंट हूं, अब मैंने कोई इनकम, मैंने एक बिजनेस डाला केनिया में, इनकम लीजिए, ड्यू कहां हुई? केनिया में। मैंने इनकम रिसीव की केनिया में, तो भी अगर आप रेसिडेंट हो और ऑर्डिनरी हो टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं रेसिडेंट हूं बट ऑर्डिनरी नहीं हूं, अब उस केनिया वाले बिजनेस का कंट्रोल भी केनिया से ही होता है, तो ड्यू केनिया में, कंट्रोल केनिया में, रिसीव केनिया में, तो वो मेरी इनकम में नहीं आएगा। अगर कंट्रोल में यहां से कर रहा हूं तो वो भी टैक्सेबल होगा, या वो मुझे यहां रिसीव हो रही है तो भी टैक्सेबल होगा। और अगर मैं एनआर हूं, इनकम ड्यू केनिया में, रिसीव केनिया में, तो मुझे टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 5 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 हमारे सभी पर्सन को रेसिडेंट, ऑर्डिनरी और उनमें डिवाइड करता है। सबसे पहले सेक्शन 6(1) हमारे इंडिविजुअल को दो हिस्सों में तोड़ता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6(1) में हमारे पास दो कंडीशन है, दो में से एक भी अगर आपने फुलफिल की तो हम कहेंगे यू आर रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। कंडीशन पहली, he must stay 182 days or more in India in a previous year। यानी आपको हर एक असेसमेंट ईयर के लिए उसके प्रीवियस ईयर को देखना है। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप उसका स्टेटस देख रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर अगर वो 182 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट है। दूसरी कंडीशन, he must stay 60 days or more in a previous year plus 365 days or more in a 4 consecutive preceding previous year। 365 दिन पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के आगे वाले 4 सालों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। इन दो में से एक भी कंडीशन आपने फुलफिल की तो आप और रेसिडेंट हो जाओगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के बाद सेक्शन 6(6) इन्हें फर्दर दो टुकड़ों में तोड़ती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी। अब रेसिडेंट और ऑर्डिनरी के लिए हमारे पास दो कंडीशन है और दोनों कंपलसरी फुलफिल करनी है। सेक्शन 6 में आपको दोनों कंडीशन कंपलसरी फुलफिल करोगे तो ही आप बनोगे रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहली, ही मस्ट स्टे 730 days or more in a 7 consecutive preceding previous year, और he must be resident for 2 years out of 10 consecutive preceding previous year। अब दो कंडीशन है, दोनों कंपलसरी फुलफिल करोगे तो आप बनोगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहली, he must stay 730 days or more in a 7 consecutive preceding previous year, or he must be resident for 2 years out of 10 consecutive preceding previous year। तो हम उसे कहेंगे ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉट ए ऑर्डिनरी। अब सेक्शन 6(2) ये बात करती है एचयूएफ के ऊपर। एचयूएफ के भी दो टुकड़े होते हैं, पहले रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के लिए कहा गया है इफ इट इज फुल्ली और पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कर्ता के लिए कुछ नहीं, उन्होंने वर्ड यूज किया फुल्ली और पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के बाद सेक्शन 6(6) की दोनों कंडीशन कर्ता को फुलफिल करनी है। अब ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें कर्ता को देखना है। कर्ता को सेक्शन 6(6) की दोनों कंडीशन, जिसमें पहली है ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर 2 years out of 10 consecutive preceding previous year, और ही मस्ट स्टे 730 days or more in a 7 consecutive preceding previous year। अगर कर्ता को फुलफिल करनी है तो ही वो एचएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। इन दोनों में 3 टुकड़े हैं, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, इन सबके सिर्फ 2 ही टुकड़े होते हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6(3) कंपनी की बात करता है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट है। और फॉरेन कंपनी, सर फॉरेन कंपनी में थोड़ा चेंजेस हुआ है। फॉरेन कंपनी में पहले था इफ इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया देन रेसिडेंट, अब वर्ड था फुल्ली कंट्रोल्ड। अब कुछ फॉरेन कंपनियां यहां से डील कर रही है, सब कुछ यहां से होता है, लेकिन अगर उन्होंने एक भी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर कर दी तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाती है। हालांकि बिजनेस पूरा कंट्रोल यहां से हो रहा है, सारे डिसीजन यहां से ले रहे हैं, लेकिन एक बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हुई तो वो ऑटोमेटिक बन जाती थी
आपके नॉन रेसिडेंट। तो उसको अब डील किया गया है कि अगर उनके इकोनॉमिक अफेयर्स, मेजर इकोनॉमिक अफेयर्स आर डील फ्रॉम इंडिया, देन दे आर अ रेसिडेंट। अब वो लूप होल्स निकाल दिया है, उनके मेजर डिसीजंस अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6(4) बाकी बचे हुए सारे चंगू मंगू हमारे, जैसे पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आपका लोकल अथॉरिटी, अगर दे आर फुल्ली और पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, देन दे आर रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6(5) एक सेंटेंस जो कहता है कि इफ यू आर रेसिडेंट फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम, इट इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर ऑल अदर सोर्स ऑफ इनकम। जस्ट सेंटेंस अगर नहीं बोलते तो भी हम ये मानते थे। सेक्शन 6(6) इंडिविजुअल और एचयूएफ को फर्दर क्लासिफाई करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के लिंक में दिए हैं, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।